गुड इवनिंग बंधु। आज जो है हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस देखते हैं। पिछला क्लास में हम लोग जो है स्ट्रेस किसे कहते हैं वो देख लिए थे। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल? कि किसी बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया पर जितना फोर्स लगता है, जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। एक बॉडी है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इकाई क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जितना प्रत्यानयन बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। वहाँ पर एक बात बताया था, स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन हम ये समझाना भूल गए थे कि स्ट्रेस जो है टेंसर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्यों नहीं है, वेक्टर क्यों नहीं है, टेंसर क्यों है? तो भैया वे सभी क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखता है उसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। हालांकि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाएंगे तो टेंसर का मतलब कुछ और समझेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, वहाँ कुछ और बातें करेंगे आप। लेकिन फिलहाल छोटे रूप में आप यही समझिए, टेंसर किसे कहते हैं? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखता है उसे टेंसर कहते हैं। टेंसर जो होता है ना तो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग होगा, डायरेक्शन भी अलग होगा। यहाँ अगर हम कंप्रेस करते हैं तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर लगता है, उसे कहेंगे यहाँ का स्ट्रेस। यदि हम यहाँ पर कंप्रेस करते हैं, यहाँ पर कंप्रेस करते हैं तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर कंप्रेस करते हैं या यहाँ पर खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा। तो आप क्या देख रहे हो? अलग अलग डायरेक्शन में, यहाँ का डायरेक्शन इधर हुआ चाहे इधर हुआ, यहाँ का डायरेक्शन ऊपर हुआ चाहे नीचे हुआ, यहाँ का डायरेक्शन आगे हुआ चाहे पीछे हुआ, तो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में स्ट्रेस का मान अलग, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। एक बार फिर से, स्ट्रेस टेंसर क्यों होता है? तो भैया वे सभी क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखता है उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्ट्रेस भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात हमने स्ट्रेस के वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए हमने यहाँ पर बताया। आज हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ स्ट्रेस। आज क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के प्रकार क्या होते हैं? स्ट्रेस के प्रकार तो देखिए, स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है, जिसमें आज हम लोग पहला प्रकार देख रहे हैं। स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है। उसका पहला प्रकार होता है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। उसका पहला प्रकार होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हिंदी में कहते हैं इसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कैसे लगता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु के लंबाई में चेंज होने के कारण,
जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये वस्तु है, इस वस्तु के लंबाई में परिवर्तन करें, चाहे किसी प्रकार से परिवर्तन करें, आप समझ सकते हो कि इस वस्तु के लंबाई में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हो। तो दो तरीके से वस्तु के लंबाई में परिवर्तन कर सकते हैं, या तो इसको हम कंप्रेस कर दें या तो इसको हम क्या करें, खींच दें। तो खींचना माने स्ट्रेच करना और कंप्रेस करना माने दबाना। तो या तो वस्तु को आप खींचो या तो वस्तु को आप दबाओ। तो दोनों ही कंडीशन में जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, या जब आप इसको दबाते हो, दोनों ही कंडीशन में वस्तु के लंबाई में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन हो सकता है दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ये बात हमने रिजिड बॉडी में कहा था कि कोई भी वस्तु 100% रिजिड नहीं है, कोई भी वस्तु जो है 100% दृढ़ पिंड नहीं है। हर वस्तु में फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। तो ये जो हमने वस्तु रखा हुआ है, जब इसको खींचेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके, या इसको कंप्रेस करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके, तो वस्तु के साइज में, वस्तु के लंबाई में, वस्तु के साइज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होगा, उस समय इसमें क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। जब वस्तु के लंबाई में, लेंथ में परिवर्तन होगा तो वस्तु के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। वो जो स्ट्रेस होगा उसी स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने से जो वस्तु के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। वही देखो हमने लिखा है दोज स्ट्रेस, मतलब ऐसा प्रतिबल ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण, यहां पर कुछ गड़बड़ लिखे क्या, यहां पर कुछ गड़बड़ लिखे हैं, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। दोज स्ट्रेस व्हिच प्रोड्यूस होगा, दोज स्ट्रेस कॉमा व्हिच प्रोड्यूस, दोज स्ट्रेस व्हिच प्रोड्यूस माने ऐसा प्रतिबल जो प्रोड्यूस होता है, माने जो उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, ड्यू टू, अब यहां पर लगाएंगे ड्यू टू, ड्यू टू चेंज इन, देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया है, यहां पर जो है हमने थोड़ा सा ये मार्क लगा के ऊपर लिख दिया है, ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी, ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ बॉडी। हाँ अब ठीक है, ऐसा प्रतिबल जो, ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, ये गड़बड़ हो गया पूरा भाई, हम यहाँ पर कैसे लिख दिए हम, 1 मिनट वेट करिए बस, इसको सुधार ले। ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। हाँ अब ठीक है। देखो भाई
हमने कहा ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये वस्तु है, इसको दबा देंगे या इसको खींच देंगे तो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होगा, और वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो दोज स्ट्रेस मतलब ऐसा प्रतिबल विच प्रोड्यूसेड जो उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है जी? ड्यू टू चेंज इन द लेंथ ऑफ बॉडी। ड्यू टू माने के कारण, ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी, बॉडी के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण। ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है, देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ऐसा प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। लंबाई में परिवर्तन करो और उसके कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब देखो, ये तो बात समझ गए कि लंबाई में परिवर्तन करें। देखो एक मेरे पास वस्तु है, इसको खींचे या इसको दबाएं तो इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, और लंबाई में परिवर्तन होने के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये देखो स्प्रिंग है, सबसे सिंपल। ये देखो, अभी मैं इसको अगर दबाऊं, इसको अगर मैं दबाऊं तो क्या होगा? इसका लंबाई में परिवर्तन होगा, इसका लंबाई क्या होगा? घटने लगेगा। इसको अगर हम दबाएं सही से तो इसके लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब लंबाई में परिवर्तन होने से, लंबाई में परिवर्तन होने से चाहे इसको खींचो तो फैलेगा, तो खींचते हो या दबाते हो तो लंबाई में परिवर्तन होता है, और उसके कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है दो प्रकार का होता है। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। पहला क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को हिंदी में तनन प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी लिखना भूल गया, जिसका देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ तनन प्रतिबल। टेंसाइल स्ट्रेस पहला होता है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है भाई? तो देखो, वस्तु को तुम खींच दिया तो लंबाई में परिवर्तन हो गया, वृद्धि हो गया। लंबाई परिवर्तन मतलब यहाँ पर देखो तो परिवर्तन दो तरह का होता है। कहीं भी परिवर्तन दो तरह का होता है, या तो बढ़ जाना फिर घट जाना। किसी चीज़ की लंबाई में वृद्धि हो गया तो लंबाई में परिवर्तन हो गया, या किसी चीज़ की लंबाई में कमी हो गया तभी परिवर्तन हो गया। तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं कब? जब वस्तु की लंबाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। वस्तु की लंबाई में कैसा परिवर्तन हो जाए? तब वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाए। तब वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने से, वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने से जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, उसे तनन प्रतिबल कहेंगे। तो यदि लेंथ इंक्रीज हो रहा है, किसी बॉडी के लेंथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो लेंथ में इंक्रीज होते समय जो उसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे, हिंदी में तनन प्रतिबल कहेंगे। देखिए, दोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल विच इज प्रोड्यूसेड जो उत्पन्न होता है। कैसे जी? ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी, बॉडी के लेंथ में इंक्रीज होने के कारण, वस्तु के लेंथ में वृद्धि होने के कारण। वस्तु है ये, स्प्रिंग एक वस्तु ही तो है, इसके लेंथ में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। वस्तु के लेंथ में वृद्धि हो गया माने वस्तु के लेंथ में परिवर्तन हो गया। तब वस्तु के लेंथ में वृद्धि होने से जो इसके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? तनन प्रतिबल कहेंगे। तो दोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल विच इज प्रोड्यूसेड जो उत्पन्न होता है ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी, बॉडी की लंबाई में बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, मतलब उसे तनन प्रतिबल कहते हैं। ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल
जो वस्तु के लंबाई में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होता है उसे तनन प्रतिबल कहते हैं। अब देखो, इस चीज़ को हम तनन प्रतिबल को एक फिगर से दिखाए हैं। तनन प्रतिबल को हम एक फिगर से दिखा रहे हैं। देखो, एक वस्तु है, जैसे अपने हाथ में ये वस्तु है, एक सॉलिड बॉडी है, तो यहाँ पर एक सॉलिड बॉडी बनाने का प्रयास किए हैं। तो ये जो सॉलिड बॉडी है फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये जो सॉलिड बॉडी है ना, देखो यहाँ पर एक दीवार है, ये हमने एक दीवार बनाने का प्रयास किया है। इस दीवार से किसी तरह वस्तु क्या है, चिपका हुआ है। दीवार से वस्तु चिपका हुआ है। ये है वस्तु जो दीवार से चिपका हुआ है। इस वस्तु की लंबाई L है और ये वस्तु क्या है, फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कहने का मतलब याद करिए, वस्तु इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इसका मतलब वस्तु के अंदर सभी एलिमेंट्री पार्टिकल अपने अपने स्थान पर निश्चित होता है। वस्तु के अंदर सभी पार्टिकल क्या है, अपने अपने स्थान पर फिक्स है, अपने अपने स्थान पर फिक्स है। इस समय किसी भी पार्टिकल पर कोई भी बगल का पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहा, तो हम कहेंगे इस समय सॉलिड बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे कम है। ये बात हम पढ़ाए थे कॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स में, प्रत्यानयन बल के कारण में बताए थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत अच्छे से बताए थे कि एक सॉलिड बॉडी है, वो अगर फिलहाल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है। बताए थे वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सभी पार्टिकल क्या होते हैं, अपने अपने स्थान पर फिक्स होते हैं। कोई भी पार्टिकल बगल के पार्टिकल से फोर्स महसूस नहीं करता, हर पार्टिकल अपने अपने स्थान पर फिक्स है। किसी पार्टिकल पर बगल का पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहा। तो जब किसी भी पार्टिकल पर बगल का पार्टिकल किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाता है, तो इस समय इस वस्तु के अंदर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होता है। ये बात हम बताए थे। अब देखो, इसी वस्तु को हमने यहां पर बनाया है। ये देखो क्या है, दीवार फिक्स है, फिक्स दीवार पर ये देखो वस्तु रखा हुआ है, और ये जो वस्तु है, यही वाला वस्तु यहां पर है। अब इस वस्तु पर देखो एक अप्लाइड फोर्स लगाया गया है। ये अप्लाइड फोर्स है, बाहर की ओर क्या लगाया गया है, अप्लाइड फोर्स। हमने आपको बताया है कि अप्लाइड फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, विरूपक बल भी कहते हैं। तो इस वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है, विरूपक बल लगाया जा रहा है। तब विरूपक बल किधर लगाया जा रहा है, बाहर की ओर। विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स किधर लगाया जा रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर जब इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाएगा तो वस्तु की लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। तब वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल या सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में दूरी बढ़ने लगेगा। जो दूरी पहले कम था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में या संतुलन की अवस्था में पार्टिकल के बीच में दूरी क्या था, निश्चित था, जो फिलहाल कम है। लेकिन जब वस्तु पर हमने बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बाहर खींचने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसको जब हम खींचेंगे, हम बाहर की ओर खींचेंगे, तो सभी पार्टिकल के बीच में दूरी क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ गया। पहले से दूरी पार्टिकल के बीच में बढ़ गया। तो जब पार्टिकल के बीच में दूरी बढ़ जाएगा तो ये सभी पार्टिकल एक अपने नज़दीकी पार्टिकल पर फोर्स लगाने लगेगा। इसके कारण, अच्छा फोर्स क्यों लगाएगा, जब हम बाहर की ओर खींचेंगे तो सभी पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएगा, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स क्यों लगाएगा, क्योंकि पार्टिकल चाहेगा कि फिर से पहले जैसा दूरी पर आ जाए। पार्टिकल क्या चाहेगा, हम इसको खींच करके लंबा कर रहे हैं, तो पार्टिकल के एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में दूरी बढ़ रहा है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है।
तो जब हम इसको खींचेंगे तब पार्टिकल के बीच में दूरी बढ़ेगा। तो पार्टिकल क्या चाहेगा, फिर से पहले जैसा दूरी पर आ जाए। पार्टिकल चाहेगा फिर से पहले जैसा दूरी पर आ जाए। तो फिर से पहले जैसा दूरी पर आने के लिए सभी पार्टिकल को एक दूसरा पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही फोर्स क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, जिसके बारे में पहले पढ़े थे। तो जब हम ये सॉलिड बॉडी पर बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे तो सभी पार्टिकल भी क्या करेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स देखो तो अंदर की ओर होगा, ये फोर्स रिजल्टेंट के रूप में अंदर की ओर होगा। आप इसको बाहर खींचोगे, ये सब अंदर की ओर खींचेगा। अंदर की ओर क्यों खींचेगा, फिर से पहले जैसा स्थान पर आना चाहेगा। तो कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। हर पार्टिकल क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। हर पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो यहां पर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, उसी स्ट्रेस को क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे उसको। देखो हुआ क्या, बॉडी पर बाहर की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तब बॉडी की लंबाई में देखो वृद्धि हो गया। पहले बॉडी का लंबाई कितना था, एल। हमने मान लिया कि बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब कि साम्यावस्था में, हिंदी में इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था में वस्तु की लंबाई क्या है, एल है। जब पार्टिकल कोई किसी दूसरे पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगा रहा, तो साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक वस्तु की लंबाई क्या है, एल है। लेकिन जब हम बाहर की ओर फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए फोर्स लगाया, तो वस्तु की लंबाई देखो बढ़ गया। कितना लंबाई बढ़ गया, एल लंबाई में डेल्टा एल लंबाई का वृद्धि हो गया। यहां से यहां तक वस्तु का पुराना लंबाई है, यहां से यहां तक क्या है, वस्तु का पुराना लंबाई है। अब खींचने से क्या हुआ, वस्तु की इतना लंबाई बढ़ गया। तो ये जो इतना लंबाई बढ़ गया, इतना लंबाई किसके बराबर है, डेल्टा एल के बराबर है। तो एक्स्ट्रा लंबाई जो बढ़ गया वो डेल्टा एल के बराबर है। तो वस्तु का नया लंबाई क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल। वस्तु के लंबाई में वृद्धि हो गया। सभी पार्टिकल एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर जाने लगे। तो पार्टिकल चाहेगा फिर से पहले जैसा स्थिति में आए। इसके कारण डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल फोर्स लगाया, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। उसी स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो वही देखो, तो लंबाई में वृद्धि होने के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होता है, उसे तनन प्रतिबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये हो गया पहला प्रकार। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। अब हम इसका अगला प्रकार देखते हैं। देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। एक हो गया कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा देखो हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको कहते हैं क्या, संपीड़न प्रतिबल। कंप्रेस करना मतलब दबाना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब संपीड़न प्रतिबल। ये क्या होता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, नाम में ही देखो अर्थ छिपा है। ये वस्तु है, ये वस्तु है। वस्तु के लंबाई में इस बार क्या करेंगे हम लोग, कमी करेंगे। तो वस्तु के लंबाई में कमी कैसे होगा, ये मान लो एक वस्तु है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, संतुलन अवस्था में है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इस समय क्या है, सबसे कम है, क्योंकि इसके अंदर सभी पार्टिकल अपने अपने स्थान पर निश्चित है। कोई भी पार्टिकल पर बगल के पार्टिकल से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, दबाएंगे तो इसका लंबाई में कमी होगा। वस्तु को दबाएंगे तो इसका लंबाई में कमी होगा। अब वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण, वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण, या वस्तु के लंबाई घटने के कारण
जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो भाई लंबाई में परिवर्तन होने के कारण, लंबाई में परिवर्तन माने लंबाई का बढ़ जाना या लंबाई के घट जाना, तो लंबाई के बढ़ जाने के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, और लंबाई में कमी होने के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस संपीड़न प्रतिबल, ऐसा दोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, जो उत्पन्न होता है, ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है भाई? ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी, वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ऐसा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। देखो यहाँ पर एक फिगर से समझा रहे हैं, ये क्या है? ये है अपना एक सपोर्ट है, दीवार है, जहाँ से एक वस्तु क्या है? सटा हुआ है, और इस वस्तु की लंबाई कितना है जी? एल है। वस्तु की लंबाई एल मीटर है मान लीजिए। इस वस्तु के अंदर देखो एलिमेंट्री पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हिंदी में कहें तो मौलिक कण है या फिर कहें तो संयोजी कण है वस्तु के अंदर। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वस्तु क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। वस्तु क्या होगा? इस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जिसे संतुलन की अवस्था भी समझते हैं। क्यों जी? इसके अंदर सभी पार्टिकल अपने अपने स्थान पर फिक्स है, कोई भी पार्टिकल पर बगल के पार्टिकल से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में, हिंदी में इसको इक्विलिब्रियम को हिंदी में साम्यावस्था भी कहते हैं। तो साम्यावस्था में वस्तु के अंदर पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। अब देखो इसी वस्तु को हम बाहर से दबा रहे हैं, ये जो वस्तु एल लंबाई वाला है इसको हम बाहर से दबा रहे हैं, इसके जैसा हम बाहर से दबा रहे हैं। तो वस्तु को हम बाहर से दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो क्या होगा? वस्तु का लंबाई घट जाएगा। जो वस्तु का लंबाई पहले इतना बड़ा था, पहले लंबाई इतना बड़ा था, घट करके दबाए तो लंबाई देखो घट गया, वस्तु की लंबाई में कमी हो गया। पहले वस्तु इतना बड़ा था, इतना लंबा था, तो एल मीटर लंबा था, पहले वस्तु एल मीटर लंबा था, दबाए तो लंबाई में कमी हो गया। अब इसका लंबाई कितना बचा? अब इस वस्तु का लंबाई बचा एल माइनस डेल्टा एल। क्यों जी? ये देखो लंबाई में कमी हो गया, इतना लंबाई में कमी हो गया, कि जो लंबाई में कमी हुआ उसे कह रहे हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल लंबाई में कमी हो गया, तो इसका बचा हुआ लंबाई क्या होगा? एल माइनस डेल्टा एल। तो इसका लंबाई में कमी हो गया, कमी हुआ तो क्या हुआ? इसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास सट गए, इसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास आ गए, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या चाहता है? फिर से हम पहले जैसा हो जाए। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहता है फिर से पहले जैसा हो जाए, अपने अपने स्थान पर फिक्स हो जाए। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेगा? सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सभी मौलिक कण एक दूसरा पर फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा किस लिए? फैलने के लिए। तो देखो यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स कंप्रेसिव है, दबाने वाला है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फैलने के लिए बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फैलने के लिए बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स क्या कहलाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स। ये सारे फोर्स क्या कहलाएंगे? रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएंगे। तो देखो दबाते समय लंबाई में कमी हो जाता है, और उस समय एलिमेंट्री पार्टिकल के द्वारा जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जाता है, उसी रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। वस्तु को दबाने से वस्तु के पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं। अब वस्तु के पार्टिकल फिर से अपने स्थान पर जाना चाहते हैं, इसके लिए वस्तु के पार्टिकल देखो
अप्लाइड फोर्स के, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, अप्लाइड फोर्स के विपरीत दिशा में बल लगा रहा, इसे क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स के कारण जो यहां पर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। तो शॉर्टकट में कहिए, वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण बाहर से देखो संपीड़न बल लगा दिया, संपीड़न बल लगाएंगे तो वस्तु के लंबाई में कमी हो जाएगा, वस्तु के लंबाई में कमी होने के कारण वस्तु के अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। इस प्रकार से जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस जो पहले देखे और एक दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके अलावा बाकी दो स्ट्रेस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू मेरे भाई।